पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन रहा। मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कहीं इंडिसेस को आप काउंट करेंगे। निफ्टी बैंक या मिड कैप में लास्ट आवर में थोड़ी बहुत अपटिक्स आया, करीब 200-250 अंकों के आसपास का उछाल था। 0.5% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 14 अंक, निफ्टी फ्लैट, निफ्टी बैंक 1/4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, मिड कैप इंडेक्स करीब 250 अंकों के बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। एडवांस डिक्लाइन मोरलेस 50-50, 1450 शेयर तेजी में, 1450 शेयरों में बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी और बीएससी में 2000 शेयरों में खरीदारी और करीब 2050 शेयरों में बिकवाली। तो बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं। आईटी आज प्रेशर में 3/4% गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, और क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन आज ज़रूर देखने को मिला, जिसमें वॉलेटिलिटी में फर्स्ट हाफ में हरान शान, दोपहर में बिकवाली, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा पुल बैक, और पुल बैक के बाद मिड कैप फ्लैट साइड पे जाके कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और मोर लेस बिल्कुल फ्लैट रहा सेंसेक्स और निफ्टी भी। अच्छी चीज़ों में एक एचडीएफसी बैंक लगातार जो सेल ऑफ था, थोड़ा सा रिस्पाइट, थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे वो जाके बंद हुआ। प्रेशर था आज खरीदारी में एफ&ओ के टॉप गिनर्स में एमसीएक्स आपको दिखाई पड़ेगा। न्यूज़ क्लोज के बीच में ही खरीदारी थी वहाँ पर। इसके अलावा आज प्रेशर द डेल्टा कॉप में एफ&ओ के टॉप लूजर्स में था। इनफैक्ट 20% के आसपास तक की बिकवाली भी थी। उसमें वो जीएसटी नोटिस की खबर करीब 11,000 करोड़ स्टैंड लोन बेसिस पे और 16,500 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी के ऊपर एक जीएसटी का नोटिस आया और उस पर रिएक्शन था बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक में। बाकी आज अदरवाइज तो आईटी में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, फार्मा में थोड़ी बहुत बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी और इंडिविजुअल स्टॉक्स में मतलब एफएमसीजी के सिलेक्टिव स्टॉक्स पे खरीदारी थी। मिसाल तौर पे एशियन पेंट्स आज बाइंग में था। बर्जर पेंट कल की तेज़ी को आज गिव अप कर गया। 7-8% वो बोनस के दिन इसमें खरीदारी देखने को मिली थी और आज उतनी ही बिकवाली 8% के आसपास का फॉल था। तो जो उस दिन की तेज़ी थी वो आज ख़त्म हुई। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं और मार्केट बड़े ट्रिगर्स को अवेट कर रहा है। खास तौर से अभी तो ग्लोबल ट्रिगर्स देख रहा है। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट हाफ से शुरुआत हो जाएगी अर्निंग्स की, फेस्टिव सीजन की, तो उन चीज़ों को बाजार ट्रिगर देना शुरू कर देगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्केट में कामकाज है, लेकिन अभी तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक लिमिटेड मूवमेंट है और किसी न किसी एक खबर पर, जैसे स्ट्राइड की खबर आ गई, एसीसी की खबर आ गई या फिर ये डेल्टा कॉप की खबर आ गई, एमसीसी खबर आ गई, तो इन खबरों के ऊपर रिएक्शंस आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो आज कैश मार्केट में इंफ्रा स्टॉक्स में खरीदारी थी, रियल्टी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन मेजरली मार्केट्स के अंदर आज बायस जो था वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे था, स्पेशली हैवी वेट्स में। लार्सन बिकवाली में था, टीसीएस इन्फोसिस बिकवाली में थे। इनफैक्ट सबसे बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूटर ही आज इन्फोसिस था। रिलायंस में थोड़ा बहुत प्रेशर था। लार्ज कैप बाइस थोड़ा सा नेगेटिव, मिड कैप बाइस सेकेंड हाफ में थोड़ा पॉजिटिव और इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके एक लैक क्लस्टर डे मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। फेसबुक और यूट्यूब दोनों जो सवाल आए हैं उन पे सबसे पहला सवाल जो आया है मेरे पास, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ओके, one option is SIP and second one is to wait for 30-40% correction in Nifty and buy top stocks outrightly then. It happens in 2008, 12 and 20. Which is best? सर SIP is best any day. अगर आप outrightly के इंतज़ार में रहोगे तो वो outrightly किस दिन आपको adequate level देगा। देखिए ऐसा बहुत बार हुआ है कि इंडिसेस ने क्रैश लिया लेकिन स्टॉक्स में क्रैश नहीं आया, या आया तो उस सेक्टर में क्रैश नहीं आया जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मिसाल तौर पे जैसे 2020 की फॉल में रिलायंस नीचे था, लेकिन फिर रिलायंस एक तरफा मार्केट को ऊपर ले गया और बाकी बाजार नहीं चला उसके साथ। आपको बाकी शेयरों में मौके मिले, वहाँ पे रिलायंस में नहीं मिले। 2012 वाला कमोडिटी क्रैश था तो वहाँ कमोडिटीज़ में ज़्यादा फॉल था। 8 वाला आईटी क्रैश था, उसमें आईटी में ज़्यादा बड़ा फॉल मिला। स्पेसिफिक हो जाता है एक। दूसरा, आपको हर 4 साल 3 साल 5 साल का वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे आप SIP चलती रहती है स्लोली एंड स्टेडली। अगर कभी फॉल आएगा भी तो अपनी SIP का साइज़ आप बढ़ा सकते हो। तो अगर मान लिया आपने 2008 में कोई स्टॉक लिया, आपको बढ़िया गेन आ रहा है 16 तक, तो आप उसको राइट साइज़ कर लो थोड़ा सा और वेट कर लो बचे हुए स्टॉक्स के साथ एंड कीप होल्डिंग। और जैसी कभी दोबारा क्रैश मिले, अपनी SIP का साइज़ आप दोबारा बढ़ा दीजिए ताकि आपने जो भी पोजीशन खोई है, नंबर ऑफ स्टॉक्स खोए हैं, वो आपको दोबारा पूरे हो जाएं उस नीचे के भाव पर। फिर आप किसी तेज़ी में थोड़ा राइट साइज़ कर लीजिए, तो लाइकवाइज आप राइट साइज़ भी करते चलेंगे और लाइकवाइज आपका SIP भी चलता रहेगा और आपके पास नंबर ऑफ शेयर भी इक्वली रहेंगे आखिरी तक आते आते। ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका इन दोनों का जो मिक्सचर है
कि आप SIP रखिए और किसी बड़े फॉल में उस SIP का साइज़ बढ़ा दीजिए और साइज़ बढ़ा के मल्टीपल लेवल तक भी ले आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि कोई एक बैंक है या कोई एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, मिसाल तौर पे रिलायंस हुई या फिर TCS हुई या फिर HUL हुआ, ये किसी अपने रीजनेबल लेवल से 50% नीचे मिल रहा है किसी फाइन डे, किसी बड़े करेक्शन में, किसी भी वजह से XYZ, तो आपके पास एक बड़ा ऑप्शन है कि एक बड़ा चंक वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपकी अगर SIP 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयरों की है तो वहाँ बढ़ा के आप 30 शेयर, 40 शेयर तक भी कर सकते हैं उसको। तो आपकी SIP का साइज़ आपने डबल ट्रिपल भी कर दिया ताकि आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी, सब्सटेंशियल क्वांटिटी आपने इकट्ठी कर ली। और उसमें एक बेनिफिट तब हुआ कि अगर वो रेंज बाउंड रहे, जैसे SGFC भी एक रेंज बाउंड है, 2 साल से नहीं चल रहा, या ITC एक रेंज बाउंड था, बहुत लंबे समय तक नहीं चला, तो उस रेंज बाउंड में आपके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे और आपकी SIP का कॉस्ट भी नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि आपने एक सीमित दायरे तक उसी को इकट्ठा करते रहे हो। सो उसका ये बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और वट एवर सूट्स यू वेल आप अकॉर्डिंगली उसको कॉल ले सकते हो। ओके, अगर मार्केट टाइम एक्सटेंड हुआ तो ऑप्शन टाइम डिके की स्पीड कम हो जाएगी। नॉर्मल मार्केट आवर में ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम होगी इससे। मलिक सर, कुछ भी कहना ही मुश्किल है, इम्प्लीकेशन अभी कैसे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। पहले इंडिसीज़ की एक्सपैंड करने की बातचीत है, फिर अगर इंडिसीज़ एक्सपैंड हो जाता है फिर उसको शायद 50 कंपनीज, निफ्टी 50 कंपनीज पे लेकर आएंगे लार्ज कैप में, फिर उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे। तो अभी तो कोई रूपरेखा बन के नहीं आई है, बस एक्सचेंज की टाइमिंग बढ़ने की बात है। कैसे वो रूपरेखा बनेगी, पहले कौन इंडिसीज़ होंगे, फिर इंडिसीज़ में से BSE के, सेंसेक्स के या प्राइमा फेसी इंडिसीज़ होंगे, फिर उनकी एक्सपायरी डेट्स कैसे रखी जाएंगी, बहुत कुछ होगा इसमें। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन एज एंड व्हेन जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे कॉल लेते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ एक्सचेंज के इंडिसीज़ के टाइमिंग को एक्सटेंड करने की बातचीत हो रही है, और उसमें भी एक पॉज होगा बीच में 2 घंटे का और उसके बाद 6 बजे से दोबारा शुरू होगी। सो कुछ भी अभी कहना इतना आसान नहीं है, क्या उसमें ऑप्शंस डिके होंगे, क्या टाइम वैल्यू बचेगी, बट पहले हो जाने दीजिए चीज़ों को, फिर अकॉर्डिंगली कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा, समझना ज़्यादा आसान होगा, समझाना ज़्यादा आसान होगा। कोई नई तरह की चीज़ है तो उसके चेंजेस बहुत तरह के होते हैं, तो देखते हैं इसके रिपल इफेक्ट्स कहाँ कहाँ तक जाते हैं। बट अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, इसलिए इतनी जल्दी अटकलें मत लगाइए इसको लेकर। ओके, PNB गिल्ड्स 72 रुपये पर क्या करना चाहिए? अंकित जी, वो जो खबर आई थी बॉन्ड मार्केट की डिमांड बहुत बढ़ेगी, उसमें गिल्ट ज़्यादा चला था। आमतौर पे ये एक अच्छी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, तो आपको ऑलरेडी शायद 30 रुपये के आसपास का गेन हो रहा है। सो अभी तो आप बने रहो और ट्रेल करो अपने स्टॉप लॉसेस को। धीरे धीरे कहीं ये 150 रुपये तक भी अगर आ जाए, मान लीजिए, और आपके गेन ये डबल हो जाए, तब आप अपनी कैपिटल निकाल के फ्री के शेयर रख के छोड़ देना, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है ये गिल्ट का, डिमांड का, ये नियर टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में कितना इम्प्लीकेशन आता है, क्या बेनिफिट होते हैं, वो नंबर में दिख ही जाएगा। नियर टर्म सिर्फ ट्रिगर के दम पे चला है, जो 20% सर्किट लगा था उस दिन। सो नियर टर्म का ट्रिगर आपको एक मोमेंटम दे सकता है, एक स्पाइक दे सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल है या नहीं, वो लॉन्ग टर्म के नंबर्स ही बताएंगे। सो नंबर्स आने दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन तब तक के लिए आप एटलीस्ट जो आपको मोमेंटम मिल रहा है उसको इनकैश कर लीजिए, या तो यहाँ, या आपको लगता है कि नहीं मुझे 30% गेन, मतलब 7 या 21 करीब आपको आ ही रहा है, तो 20% प्लस गेन आ रहा है, तो 30% सॉरी गेन आ रहा है आपको, तो 30% गेन लेकर अपना आप निकल भी सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3% का कैपिटल निकाल सकते हैं अपना, 1/3 कैपिटल बेसिकली, और बाकी पोजीशन साथ होल्ड कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। लेकिन कोई भी फैसला इस चीज़ को लेकर कि इसके एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए गेम चेंजर है, ये तभी होगा जब कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। जब तक मोमेंटम मिल रहा है उसको राइड करिए, और उसके राइड को से अपना कैपिटल धीरे धीरे आप निकालते रहिए। ओके, डेल्टा कॉप में भी एंटर कर सकते हैं। अरुण सर, देखो, 2 तरह के थॉट हैं। पहला थॉट तो ये कहता है कि 16,000 करोड़ का फिगर 4,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू या मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए आया है, तो इसीलिए वाइप आउट हो गया। तो 16,000 करोड़ रुपये विद सब्सिडरीज एंड 11,000 करोड़ रुपए का अदरवाइज स्टैंड लोन, तो ये बहुत बड़ा फिगर है कंपनी के लिए, तो झटका तो बड़ा है, 1। लेकिन इसमें एक दूसरा थॉट ये कहता है कि मान लीजिए ये अगर आया भी है नोटिस कंपनी पर, तो कंपनी उसको चैलेंज कर सकती है कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकंड, कंपनी इज ओन्ड बाय वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ इंडिया, जो इस कंपनी को ओन करते हैं। अगर उनका नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ, उनकी वाइफ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट लॉयर ऑफ इंडिया।
आप उनका नाम गूगल में सर्च करिएगा, मोदी है शायद, जिया मोदी, हाँ जिया मोदी के हस्बैंड की कंपनी है ये। तो ऐसे ही नहीं है, इतनी आसानी से गिव अप होने वाला है चीज़। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फियर का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तो आप ये कर सकते हो कि 140 रुपये का स्टॉप लेके आप लॉन्ग चले जाओ। 140 का स्टॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक क्रूशियल जोन है। तो 139 38 कर लो, चलो 138 139 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग चले जाओ कल के फॉल में, कल की फर्स्ट हाफ में फिर ये फॉल देगा, तो उस फॉल का इस्तेमाल करके आप ले सकते हो। और पुल बैक अगर आया, एक खबर आ गई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस डाल दिया या जीएसटी के खिलाफ याचिका होगी या कुछ भी ऐसा, कोई भी एक अपना पक्ष उन्होंने रख दिया, तो स्टॉक में उलट रिएक्शन भी आ सकता है। सो एफएनडो का स्टॉक है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज होगी। सो आप अकॉर्डिंगली कॉल लो, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो रिस्क ले सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं या ये सोचते हैं कि नहीं वो आराम से एसआईपी करेंगे या इसको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से रखते हैं, उनके लिए अभी वो दिन नहीं आया। तो उनके लिए वो, क्योंकि ये सिर्फ एंटायर गेम होगा शॉर्ट्स का और शॉर्ट कवरिंग का, तो जिस दिन वो शॉर्ट कवरिंग आएगी तेज आ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्टॉप आपके लिए बहुत क्रूशल रहेगा इस सिचुएशन में। होल्ड 100 शेयर ऑफ इन्फो एज एट 4650 सिंस 2 years बट स्टॉक शोन पुअर, शुड आई सेल एंड शिफ्ट द अमाउंट टू एल&टी इन्फोटेक माइंट्री कोफोर्ज? विजेंद्र जी देखो, चला नहीं है स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनमें से निकल के उनमें जाना भी ठीक नहीं है जो ऑलरेडी बहुत चले हुए हैं, क्योंकि वो चले हुए हैं तो चली हुई चीज़ बहुत चलेगी, इसकी गुंजाइश कम होती है। कम चली हुई चीज़ ज़्यादा चलेगी या चल सकती है, उसकी गुंजाइश फिर भी ज़्यादा होती है। तो आपको अगर ऐसा फियर लग रहा है तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि थोड़ा हिस्सा निकाल के वहाँ चले जाओ। एल&टी इन्फोटेक माइंट्री इज़ अ बेटर बेट इन दोनों में। लेकिन इन्फो एज भी ठीक है, और वो जोमेटो चला है तो थोड़ा थोड़ा ये भी चलना शुरू हो जाना चाहिए। इनकी सब्सिडरी की वैल्यू बढ़ रही है तो खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो बने रहो अभी तो उसमें आप, और विद टाइम नंबर्स भी देखो। और रही बात अगर आईटी में स्विच भी करना चाह रहा हो तो एल&टी इन्फोटेक माइंट्री ज़्यादा बेटर बेट है, लेकिन पूरा स्विच मत करो मेरे ख्याल से। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो नया निवेश करता एल&टी इन्फोटेक माइंट्री में और वहाँ नया निवेश करता, ताकि 2 असेट बन गए एक की जगह। तो आप वैसा काम कर सकते हो। ओके, नेस्ले कब गिरेगा? सिंह साहब जब गिरेगा तब इतना फियर होगा कि शायद ही लेने की हिम्मत हो, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 4,400 रुपये में जब नेस्ले आया था मैगी वाले केस में, तब बहुत फियर था, क्योंकि मैं उस समय भी ऑन स्क्रीन था, तो मुझे याद है कि क्या दिन था वो। तो फियर एट इट्स पीक था, तो जब फियर एट इट्स पीक होगा तभी गिरेगा, तब तक नहीं गिरेगा। सो तब तक के लिए आप आराम से एसआईपी करो, क्या दिक्कत है। ओके, रूट मोबाइल, कैन वी बाय इन एसआईपी मोड फॉर लॉन्ग टर्म, ऑलरेडी करेक्टेड अ लॉट? सर, फॉरेन कंपनी की ओनरशिप है, लेकिन वो एमएनसी नहीं बनी है अभी तक मेरे ख्याल से। मतलब मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्टर है इसमें फॉरेन, बाकी मैं बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैक नहीं किया इसको। ओनरशिप चेंज हुई है तो मुझे पता है, लेकिन फॉरेन प्रमोटर है या फॉरेन इन्वेस्टर, ये देखना होगा। 1 2 बिजनेस भी सपोर्टिव होना चाहिए थोड़ा सा। आपको एसआईपी करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे नाम है जिनको आप एसआईपी कर सकते हो। देखो, एसआईपी का एक सीधा मोड होता है कि वो कंपनियां जिनकी सस्टेनेबिलिटी है अगले 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, उनमें आप एसआईपी करते हो। मिसाल तौर पे क्यों लोग कहते हैं कि निफ्टी में करो आप एसआईपी, या फंड्स में करो आप एसआईपी, या गोल्ड में करो एसआईपी, क्योंकि इनकी सस्टेनेबिलिटी है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और मिड कैप में अगर लार्ज कैप में कर रहे हो तो एक नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा ही। सो डाइवर्सिफाई हो जाते हो आप। सो इसलिए बोला जाता है कि आप डाइवर्सिफाई करके एसआईपी करो। लेकिन इस तरह से एसआईपी की आप करने जा रहे हो जहाँ पर मिड कैप हो और मैनेजमेंट चेंज का ट्रिगर हो, तो यहाँ थोड़ा लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा है। बेटर आप ये करो कि किसी लार्ज कैप में एसआईपी कर लो, और अगर आपको मिड कैप में लेना भी है इसको, तो अगर आप अपने कन्विक्शन है आपके पास आपके ट्रिगर को लेके, तो आप इसमें आउटराइटली जा सकते हो, ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एसआईपी। चलिए, कुछ सवाल अब यूट्यूब के भी ले लेता हूँ। हाँ सर, ये जेपी मॉर्गन में इंडिया बॉन्ड को इंक्लूड करने से किस बैंक को प्रॉफिट होगा, पीएसयू या प्राइवेट, और स्पेसिफिक किस बैंक को ज़्यादा ग्रोथ होने के चांस है? शिवांग सर देखो, ये नंबर नहीं है कोई भी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे इंडियन बॉन्ड्स की ट्रेडिंग शुरू होगी तो बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाना इंडियन पीएसयूज़ के लिए आसान हो जाएगा। तो पीएसयू बैंकिंग की लिक्विडिटी इनके पास ज़्यादा आएगी और ये उस लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके फर्दर लोन को डिसबर्स कर पाएंगे। ऐसा एक पूरा राउंड घूमेगा जो एक समय के साथ होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो कोई स्पेसिफिक पीएसयू बैंक को फ़ायदा नहीं होगा, पीएसयू बैंकिंग को फ़ायदा होगा 1। और अगर पीएसयू बैंकिंग को फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ा नाम एसबीआई है, तो एसबीआई को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि सबसे बड़ा लोन डिसबर्समेंट वही करते हैं। 3 बिग, एसबीआई, बीओबी एंड पीएनबी, किसी को भी उठा लो इनमें से। सो ये एक
सर्किल बन सकता है, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन थिंग। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा, जेपी मॉर्गन बॉन्ड में शामिल कर लेगा और 4 दिन में आपको पैसा दिख जाएगा बैंकों में। ऐसा कुछ नहीं होगा, कई सालों में होगा। तो कई सालों को ग्रोथ स्टोरी इंडिया की जो है उसको इनकैच कर रहे हो आप बेसिकली, और वो इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी ना केवल बैंक, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, फार्मा, एक्सपोर्ट्स, इन सब में आएगी। क्योंकि जिन लोन्स को, जिन जगहों जब पैसा आएगा तो कहीं दिया भी तो जाएगा, जहाँ दिया जाएगा उनको भी तो ग्रोथ मिलेगी ना। सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, खाली बैंक के लिए नहीं है। आप, क्योंकि बैंक को इमीडिएटली तेजी देखी गई थी तो इमीडिएट ट्रिगर माना गया था, लेकिन पीएसयूज में एसबीआई एंड बीओबी एंड पीएनबी दे आर द बेस्ट। आप सिंपल भी वैसे भी लेना चाहते हो तो एसबीआई लो, एसबीआई इज द बेस्ट। अपने अपने ऑल टाइम हाई को काटा भी नहीं उसने, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है काटने की। अच्छा बैंक है, आराम से आप रख सकते हो उसे। मयंक सर, शीला फोम मैंने, मतलब इनका डील हुआ था वो लास्ट वाला, तब देखा था। मतलब आमतौर पे तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, ये बात सही कह रहे हो आप कि प्रमोटर होल्डिंग और इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग ज़्यादा है, रिटेल होल्डिंग है नहीं। लेने लायक भी है क्योंकि इन्होंने जो नई खरीदारी की है वो स्लीपवेल की, स्लीपवेल एक्वायर फॉर्म किसी की खरीदारी की है उन्होंने, तो वो जो एक्विजिशन है वो इनको काम भी करके जाएगा कुछ दिन बाद। तो आप एक्वायर ले तो सकते हो, थोड़ा थोड़ा लेना, लेकिन वॉल्यूम कम रहता है, थिन वॉल्यूम है, तो ज़रा उसका ध्यान रखना। और इट्स गुड टू गो एटलीस्ट अभी तो। चलिए फिलहाल इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप आवाज़ के, CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर रोज़ 3:30 बजे सवाल पूछ सकते हैं डेली। तब तक के लिए फिलहाल नमस्कार।